हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है ईवीएस के जो है हम ईवीएस से रिलेटेड जो है पेपर्स को सॉल्व करेंगे। सीटेट का एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को है। ठीक है, तो ये वक्त जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, ऑफलाइन पेपर है तो क्वेश्चंस का जो है लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जो बच्चे जो है पहली बार एग्ज़ाम्स देने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि चीज़ें जो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस तरीके से पेपर आता है। और जो है आजकल जो है पेपर जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, पेपर जो है थोड़ा सा लेवल उसका हाई हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को जो है अच्छा करिए, जितना हो सके अपनी जो है तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, तैयारी से मेरा कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखिए पेपर्स लगाइए। और थ्योरी जो है आपने पढ़ लिया होगा अब तक, तो कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ाई कंप्लीट कर रखी होगी। अब आप जितना हो सके टाइम जो है टेस्ट लेते रहिए, टेस्ट देते रहिए। जितने हैं ईवीएस के जो है एनसीईआरटी, देखिए ईवीएस के अंतर्गत जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंतर्गत जो है 15 क्वेश्चंस जो है ईवीएस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी भी आपके गलत होते हैं तो मेरा जो है प्लेलिस्ट में, ईवीएस की प्लेलिस्ट में जा करके एनसीईआरटी बेस्ड जो है पूरे ईवीएस की एक थ्योरी पड़ी हुई है। 2 वीडियोज़ हैं, 2 वीडियोज़ में जो है 1.5 घंटे का टोटल वीडियो है। आप उसको देख करके जो है पूरा एनसीईआरटी का जो है मटेरियल आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं पेपर डेली आपको कराता हूँ। पेपर्स के माध्यम से जो है मैं आपकी सारी तैयारी जो है पूरी कराने का पूरी प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पेपर्स जो है लगाते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और चलिए ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। आज का जो है टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, या मानवीय जो है क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, या पारिस्थितिकीय जो है विभिन्नता परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, या उपरोक्त में से सभी। देखिए, तो देखिए पर्यावरण अपकर्षण से मतलब होता है पर्यावरण को होने वाला नुकसान। ठीक है, पर्यावरण के होने वाले जो आवास का जो है हम विनाश करते हैं, जो पेड़ पौधों को काटते हैं, हमारा जो है उसके आधार पे जो हम जैव विविधता का जो है क्षरण करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को जो है हम हानि पहुंचाते हैं, जैसे पेड़ हो गया, नदियां हो गई, वायु प्रदूषण हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है पर्यावरण अपकर्षण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है पर्यावरण इसके सही आंसर है डी नंबर, ध्यान रखिएगा, इसको सभी है। देखिए, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, या पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण कर देना। ठीक है, या फिर पारिस्थितिकी भिन्नता से के जो है परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय जो है असंतुलन पैदा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए, ये शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? काहिरा में, या रियो में, या डरबन में, या क्योटो में। तो देखिए, पृथ्वी जो है शिखर सम्मेलन, ये पहला शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। ये है ब्राज़ील। कभी कभी ब्राज़ील नाम आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, उसको भी नाम याद रखिएगा। ये ब्राज़ील में है, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये 1992 में जो है इसका जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है पहली बार 1992 में जो है आयोजित किया गया था। इस मूल उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण प्रदान करना। और ये पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कोई पर्यावरण से रिलेटेड जो है कानून बनाया गया था, सम्मेलन हुआ था पहली बार है, और उसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाने के जो है बात पे चर्चा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से देखिए पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1982, 86, 1990 और 1994 में। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था वो 1986 में पारित हुआ था। याद रखिएगा, भारतीय जो है भारत में जो है पर्यावरण से रिलेटेड जो है पहली बार जो है कोई संरक्षण कानून बनाया गया था, वो 1986 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे एनजीटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार आपने इसका नाम सुना होगा। ये भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2008, 2009, 2010, ये 2011 कब की गई थी? देखिए, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 2010 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी। इसका जो है प्रमुख कार्य होता है, ध्यान रखिएगा,
ये पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो है मामलों का निपटारा होता है, या वन जो है वनों से संबंधित मामले हो जाते हैं आते हैं, या फिर प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जो है मामलों का निपटारा करता है। ये एक तरीके से अदालत की तरह कार्य करती है, ध्यान रखिएगा, अदालत की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके जो है किसी एरिया में रहते हैं और गवर्नमेंट या किसी जो है किसी संस्था ने जो है वहाँ के पेड़ काट दिए, ठीक है, तो उससे उससे रिलेटेड जो है आपको कोई भी जो है कंप्लेन करनी है तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा करके जो है कर सकते हैं। ठीक है, या उससे सरकार के जो है माध्यम से जो है बात कहना चाहे तो वो इसी के माध्यम से कहती है। ठीक है, इको मार्क जो है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, देखिए इको मार्क जो है किसके लिए उत्पादित किया जाता है, उत्पादों को दिया जाता है, तो वो शुद्ध व मिलावट रहित हो, या प्रोटीन समृद्ध हो, या फिर पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो, या आर्थिक दृष्टि से व्यवहारकार हो। तो देखिए ये इको जो है मार्क होता है, ये पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो उन उत्पादों को दिया जाता है। ठीक है, जैसे वो प्रोडक्ट जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे मान लीजिए आप बैग्स होते हैं या कोई फूड बैग्स हो जाता है, बैग्स जो पर्यावरण से जैसे प्लास्टिक या पेपर बैग हो गए इस तरीके, या ऐसी प्लास्टिक्स आती है जो इको फ्रेंडली होती हैं, या प्लास्टिक जो है आपने कई बार तो होता है कहते हैं ना प्लास्टिक टॉयस जो आप लेकर के आते हैं तो कहते हैं ना भैया ये इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक है ना, जहरीली नहीं है, इसको खा मतलब बच्चे चबा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, इको मार्क उनमें साइन लगा होता है। ठीक है, एक मार्क लगा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो है कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो देखिए घास, गेहूं, आम एक खाद्य श्रृंखला होता है जिसको कहते हैं प्राथमिक उत्पादक, फिर दूसरा आता है उसके प्राथमिक उपभोक्ता जो उस उत्पादक को खाता है, और फिर प्राथमिक उपभोक्ता का जो है फिर द्वितीयक उपभोक्ता आता है। ठीक है, तो देखिए खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, ऑप्शंस देखिए कौन सा होगा, तो देखिए इसका सही जवाब है घास जो है वो प्राथमिक उत्पादक के तहत आता है ना। फिर उसके बाद जो है बकरा जो है उस घास को खाता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, और बकरे को जो है आदमी खा जाता है, आदमी खा लेता है तो उसको जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो ये एक खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच का जो है संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए ये मान लीजिए एक क्षेत्र है और ये एक दूसरा क्षेत्र है, तो हमें कह रहा है कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्योंकि ये संक्रमण क्षेत्र है। ठीक है, दोनों के अंतर्गत आता है, तो इस क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पक्षी है, मान लीजिए पक्षी ए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पक्षी ए है और ये उसका क्षेत्र है। ठीक, और मान लीजिए कोई बाहर का पक्षी आया, मान लो, है ना, जो उड़ के आ जाते हैं पक्षी, वो बाहर का कोई क्षेत्र आता है और वो इसके क्षेत्रफल में जो है इसके एरिया में रहने लगता है। ठीक है, ये पक्षी बी होगा। तो आमतौर पे जो है इस तरीके ये दोनों पक्षियां होंगी ना, एक दूसरे को जो है कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएंगे, तो ये जो संक्रमण का क्षेत्र होगा यही इकोटोन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैव विविधता देखिए कहाँ पाई जाती है। जैव विविधता का संबंध मतलब कहने का मतलब है जैव विविधता से क्या समझते हैं आप, इसका मतलब है कि पेड़ पौधों की अधिकता, ठीक है, जीव जंतुओं की अधिकता। ठीक, तो ये जहाँ पे इसकी अधिकताएं पाई जाती हैं, जहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मान लीजिए पेड़ों की बहुत सारी वैरायटियाँ पाई जाती है, जीवों की बहुत सारी वैरायटियाँ पाई जाती है, तो वो उसको जैव विविधता से संबंधित है। तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। देखिए यहाँ का जो है तापमान होता है वो कम होता है नॉर्मली, और वर्षा क्षेत्र होता है, देखिए वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो करीब जो है 25 डिग्री के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, तो ये जो होते हैं जो वहाँ का मौसम अच्छा होता है, तो इस हिसाब से जो है पेड़ों के लिए और जीवों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे। ये जो है भारत में अगर ये जैव विविधता की बात करें तो जैसे केरल हो गया, मेघालय हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जैव विविधता अच्छी पाई जाती है, पश्चिमी घाट हो गया। ठीक, तो ये सब क्षेत्र जो हैं जैव विविधता की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। सर्वाधिक जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो मैंने अभी कहा है कि जैव विविधता का मतलब है कि पेड़ पौधों की वैरायटियाँ, कितने ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, या जीव जंतुओं की जो है कितनी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, तो उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये देखिए जैव विविधता जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है शांत घाटी में। ऑप्शंस आप देखिए, ये शांत घाटी है केरल में, ध्यान रखिएगा ये केरल में है।
ठीक, तो इसका आंसर ए नंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, जैव विविधता जो है देश में केरल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रवाल विरंजन का जो है सबसे अधिक प्रभावी जो है कारक माना जाता है? ठीक है, तो देखिए, सागरीय जो है प्रदूषण, या सागरों की लवणता में वृद्धि, या सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, या रोगों और महामारियों का जो है फैलना। इसलिए तो देखिए, समुद्र में जो पाया जाता है उसमें जो है तापमान में अगर वृद्धि हो जाए सबसे अधिक जो है, तो उसकी वजह से जो है प्रवाल जो होते हैं, ठीक है, वो जो है उसको जो है विरंजन वो छटने लगते हैं, क्षरण होने लगता है, कमी आने लगती है। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी नंबर है। ठीक है, अच्छा, सागरीय प्रदूषण भी वृद्धि प्रवाल विरंजन का जो है एक प्रमुख कारक माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आंसर में जो देखा जाए तो तीनों ऑप्शन सही है। लवणता में वृद्धि, मान लीजिए अगर ज़्यादा सागरीय लवणता में वृद्धि हो जाए, खारापन, जैसे कि मान लीजिए लवणता का कैसे क्या मतलब है कि देखिए, सागर में तो लवणता वैसे ही पाई जाती है, पर मान लीजिए कि एक जो है सागर के नज़दीक जो है एक पर्वत है जिसका जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, और ज्वालामुखी का जो है लावा जो है उसी सागर में गिर रहा है, तो उस पर जो है आमतौर पे आसपास के क्षेत्र में जो है लवणता बढ़ जाएगी। ठीक है, और सागरीय प्रदूषण बढ़ जाएगा, तो इससे और तापमान में वृद्धि हो जाएगा। ठीक, और तापमान वृद्धि का संबंध है जो है वैश्विक तापमान से भी है। ठीक, तो वैश्विक तापमान अगर बढ़ता है तो भी प्रवाल जो है विरंजन हो जाएगा। ठीक, प्रवाल विरंजन का मतलब है प्रवालों की मृत्यु से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो वायुमंडल में जो है ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, या बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, या शीशे के मकानों में जो है खाद्य फसलों का उत्पादन, या उनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है वायुमंडल में जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनका बढ़ जाना जो है, जिससे क्या होता है कि वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। अब वो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं जो बढ़ जाएं अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, अपने हमारे आसपास के क्षेत्र में या वायुमंडल में, तो जो है तापमान कैसे होगा? तो देखिए, जलवाष्प सबसे पहला प्रमुख होता है, ध्यान रखिएगा। जलवाष्प जो है आमतौर पे वायुमंडल में बढ़ने से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। इसकी मात्रा आप मान के चलिए कि इसकी 30 से 70% के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसके बाद आती है मीथेन, ठीक है, CH4। तो ये सारी गैसेस जो हैं वो वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं, बढ़ाती हैं, है ना। और एक और है CFC गैस, कार्बन फ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं। ये आमतौर पे जो है AC में और फ्रिज के जो है उसमें फ्रिज में पाई जाती है गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा गैस समूह जो है ग्रीन हाउस जो है प्रभाव योगदान देता है? तो देखिए, ओजोन और अमोनिया, या कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्लोराइड तथा जो है नाइट्रस ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो देखिए, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया, ग्रीन हाउस गैस में जो है सबसे ज़्यादा योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस कौन से होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और CFC गैस, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित जो है ओजोन द्वारा निम्नलिखित में से जो है विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो देखिए, ये कौन सी जो है ओजोन गैस जो है विकिरण को अवशोषित कर लेती है? तो ये अवशोषित करती है परावैंगनी किरणों को। सूर्य जो है अपनी जो है अल्ट्रावायलेट रेस, जब सूर्य जो है अपने जब प्रकाश जब वायुमंडल की तरफ बढ़ता है तो उसमें जो है ओजोन के गैस के द्वारा जो है वो परावैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेता है। ये परावैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं, है ना। अगर ये मान लीजिए कि वायुमंडली में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक, तो इससे वैश्विक तापमान इसके जो है परावैंगनी किरणों से जो है वैश्विक तापमान वृद्धि होती है, और बीमारियां जो, ध्यान रखिएगा, बीमारी जो है फैलने का डर होता है, उनमें से प्रमुख है कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन गैस जो होती है, ध्यान रखिएगा, O3 इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, O3 को जो है ओजोन गैस से कहते हैं। और ऑक्सीजन, ध्यान रखिए, ये बनती कैसे है? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर ये बनने वाली गैस होती है। तो कहने का मतलब है कि जब ऑक्सीजन जो है 3 मिल जाते हैं तो वो ओजोन गैस बन जाती है। ठीक है, वायुमंडल के ऊपर जो है सबसे ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस जो है हमें सूर्य से निकलने वाली जो है परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है? तो देखिए इसमें से कुछ प्रमुख गैसेस हैं, ठीक, जो ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाती है। ध्यान रखिएगा, नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। तो नाइट्रस, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस होती है वो सीएफसी गैस को कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया सीएफसी गैस जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये आमतौर पर जो है फ्रिज और एसी में जो है पाई जाती है, ठीक है। अब हटा दिया गया है, अब जो है एसी में और फ्रिज में जो है आर शायद में भी R32 या R36 जो है इसमें से कोई एक गैस जो है यूज करने जाने लगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जो है कितना वन क्षेत्रफल होना चाहिए? मतलब कितने जो है पूरे जो है, मान लीजिए कि पूरा भारत का जो है क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल पर जो है वन होना चाहिए? तो देखिए वो है वनों का जो है क्षेत्रफल होना चाहिए वो 33%, 1/3 भाग में कम से कम जो है वन से कवर होना चाहिए ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो देखिए ये भारत में जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया था, ठीक है। ये वनों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर, मैसूर, देहरादून और एर्नाकुलम। तो देखिए वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। देहरादून मतलब उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड की जो है ये शीतकालीन राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ठीक। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें से कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, ठीक है। इसका सही जवाब है जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, ठीक है। ये उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। और दूसरी बात, जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान का पहले जो नाम था वो हेली राष्ट्रीय नेशनल पार्क था। ध्यान रखिएगा हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। बाद में इसका नाम जो है चेंज किया गया है, ठीक। बाद में इसका नाम चेंज करके जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें से जो है हमें सुमेलित करना है कि कौन सा जो है कहाँ, इसका ऑप्शंस जो है हमने यहाँ पे जो है मिस कर दिया है। चलिए देखते हैं, गिर वन या भारत सेंचुरी जो है बर्ड, या बाघव नेशन जो है सेंचुरी, या कालीरंगा जो है सेंचुरी। तो ये कहाँ पर स्थित है? देखिए गिर जो है वन, हाँ ये है गुजरात में। भरत जो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो राजस्थान में है। और बांधवगढ़ जो है सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी जो है मध्य प्रदेश में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये सेंचुरी वो है असम में, ठीक। ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो है प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? एकलौता तितली उद्यान है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए ये तितली उद्यान है बेंगलुरु में, जिसे कहते हैं ये बन्नरघट्टा जो है जैविक उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है तितलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। नीचे 4 ऊर्जा स्रोत दिए गए हैं, उनमें से एक की खेती जो है एथेनॉल के लिए की जाती है, वो कौन सी है? तो देखिए जेट्रोफा या पैगानिया या सूरजमुखी या मक्का। तो देखिए जो है खेती जो होती है एथेनॉल के लिए जो की जाती है वो है मक्का। मक्का की खेती जो है एथेनॉल के लिए की जाती है, ठीक है। बाकी सभी जो है जेट्रोफा, पैगामिया और सूरजमुखी जो है वो है बायोडीजल का। ध्यान रखिएगा बायोडीजल इससे उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो है बायोडीजल की फसल है? देखिए तो ये आंसर हो गया जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है वो एक बायोडीजल की फसल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा जेट्रोफा जो होता है एक फूल की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा पुष्प की प्रजाति है, ठीक है। इस फूल में जो है इस फूल में करीब करीब जो है 30 से 40% जो है तेल पाया जाता है, ठीक है, जो आमतौर पे जो है बायोडीजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। डीजल के तौर पे जो है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे सूचक माने जाता है किसके? तो ये वायु प्रदूषण के जो है अच्छे सूचक माने जाते हैं, ठीक। लाइकेन्स जो है वो पेड़ों की छाल पर उगने वाले होते हैं। और लाइकेन्स जो होते हैं ध्यान रखिएगा, लाइकेन्स जो होते हैं वो सहजीवी पौधा है, और ये शैवाल और जो है कवक के परस्पर जो है सहजीविता से बनते हैं, ठीक है।
और ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने। जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ लाइकेंस जो है उगते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए आपको घनी आबादी में जो है लाइकेंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, अनाजों और तिलहनों के जो है अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के कारण जो होता है ना, परिणाम जो है आदियों का उत्पादन होता है। मतलब एक तरीके से जो है जिन्हें एफ्लाट क्वेश्चन जो है के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और एफ्लाटॉक्सिन जो है इसका ये किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो देखिए ये आमतौर पे जो है एफ्लाटॉक्सिन जो होते हैं वो एक फफूंद है, ध्यान रखिएगा। आमतौर पे जब हम खाना खाते हैं, जो खाने में जो है देखिए कई बार जो है खाना रखा रहता है, गर्मी बढ़ जाती है तो उसका ब्रेड के ऊपर आपने कई बार देखा होगा कि फफूंद जमी होती है, या दूध या दही के ऊपर, मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर आमतौर पे ये जमती है। ठीक है, फफूंद जो है, या फिर जो है खाने की चीज़ें होती है जैसे मूंगफली के ऊपर जो है आपने देखा होगा कई बार जो है ना, फ्रूट्स के ऊपर जो है फफूंद जम जाती है। तो ये जो है फफूंद होती है एफ्लाटॉक्सिन नाम का जो है। ठीक, ये खतरनाक फफूंद होती है, इसका खाना नहीं चाहिए। इसलिए फफूंद अगर ये उग जाए तो फेंक देना चाहिए। इससे जो होता है लंग्स में जो है कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनसे जो है लंग्स जो है कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा जो है तुरंत फेंक दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा जो है डॉल्फिन नदी की समष्टि में हाँस के कारण जो है, हाँस के लिए जो है शिकार चोरी के अलावा क्या संभव कारण हो सकता है? तो देखिए गंगा नदी में जो है डॉल्फिन मछलियाँ पाई जाती हैं, और आमतौर पे ये डॉल्फिन मछलियाँ जो है गंगा नदी में बिल्कुल नहीं मिलती। चोरी के अलावा जो है क्या और कारण हो सकते हैं जो है डॉल्फिन नहीं मिलती हैं? तो देखिए नदियों पर जो है बांधों और बैराजों का निर्माण हो गया है, इसलिए ऐसा होता है। तो हाँ, ये बात सही है। ठीक है, नदियों में जो है बांध बन गए हैं बहुत सारे, गंगा बैराज, बहुत सारे बैराजों का निर्माण हुआ है। तो इसकी वजह से जो है आमतौर पर डॉल्फिन्स जो है नहीं आ पाती हैं, नहीं दिखती हैं। नदियों में जो है मगरमच्छ की समष्टि में वृद्धि, मतलब नदियों में मगरमच्छ बढ़ गए हैं। तो देखिए गंगा नदी में मगरमच्छ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मगरमच्छ जो है वो चंबल नदी में, भारत के अगर नदी के दृष्टि से देखें तो चंबल नदी में जो है मगरमच्छ पाए जाते हैं। संयोग से जब मछली पकड़ने के जालों में फंस जाता है तो लोग जो है इसका शिकार करते हैं, इसका मांस खाते हैं, है ना, इसलिए। और नदियों के आसपास जो है फसल खेतों में जो है उर्वरकों के इस्तेमाल से जो है रसायनों के इस्तेमाल से जो है गंगा नदी प्रदूषित होती है, तो जिसकी वजह से जो है मछलियाँ मर जाती हैं। आमतौर पे जो है डॉल्फिन जो मछली होती है वो साफ पानी में ही पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है 1, 3, 4 हुआ। ठीक है, 1, 3 और 4 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसको तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आने की उम्मीद हो सकती है। मैंने अभी तक जितने भी कम से कम 20 पेपर जो है ईवीएस के अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने जो है 20 के 20 पेपर नहीं किए हैं तो आप 20 के 20 पेपर कर सकते हैं। हर पेपर में जो है 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो अगर 30 क्वेश्चंस है तो 600 क्वेश्चंस की जो है आपको जो है सीधा जो है आपको 600 क्वेश्चंस जो है करने को मिलेगा। आपके सिलेबस जो है पूरा कराने के लिए बहुत अच्छा है ये पेपर्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।